नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के संभावित मंत्रिमंडल की। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली है और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी रमन सिंह की नियुक्ति हो चुकी है। अब सवाल यह है कि मंत्रिमंडल का गठन कब होगा। 22 या 23 दिसंबर को संभावित तारीख जो है बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी कोई हलचल प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही। खबरों में यह भी कहा गया है कि आलाकमान ने मंत्रिमंडल गठन को मंजूरी दे दी है और 7 नाम पर सहमति भी प्रकट कर दी है। इसके बाद भी मंत्रिमंडल के गठन में हो रही देरी कई सवाल खड़े कर रही है। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। इस बीच खबर यह आई है कि मंत्रिमंडल में 4 पुराने और 3 नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। जिन पुराने चेहरों के नाम सत्ता के गलियारों में गूंज रहे हैं, उनमें ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, धर्मलाल कौशिक, दयाल दास बघेल जैसे कई सारे नेताओं के नाम जो है इस लिस्ट में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ नए चेहरों में ओपी चौधरी, लखन देवांगन, गुरु यशवंत साहेब, सिद्धेश्वरी पैकरा और लक्ष्मी राजवाड़े के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। संभावित मंत्रिमंडल इन्हीं में से गठित हो सकता है। मंत्रिमंडल में अधिकतम 13 विधायकों को स्थान दिया जा सकता है, जिनमें से 3 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। भाजपा 3 पद खाली करने के पक्ष में है। ऐसे में अब बचे बाकी 7 चेहरे कौन से हो सकते हैं, इसी पर जो है आज बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। गुटबाजी कहाँ है, क्या है, कैसी है? कांग्रेस तो बिन पानी जैसे मछली तड़पती है वैसी तड़प रही है। अभी सरकार बने हुए 15 दिन नहीं हुए हैं और उनकी बयानबाजी शुरू हो गई है। इंतजार करो, कांग्रेस से 100 गुना ज़्यादा अच्छा काम बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में अभी कुटीर संतुलन नहीं बना है। आपस में बहुत ज़्यादा गुटबाजी है, जूतम पैजाद मची हुई है। मंत्री बनने के लिए वरिष्ठ नेताओं का बहुत ज़्यादा दबाव है। आला कमान चाहता है नए को मौका देना। वरिष्ठ नेतागण पूरी तरीके से दबाव बनाए गए हैं और सामंजस्य के अभाव में अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। चलिए, इसी के साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू जी जुड़ चुके हैं। जावेद खान जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नादी टीवी में। सबसे पहला सवाल प्रवीण जी आपसे करना चाहूंगी। 3 तारीख को जिस प्रकार से नतीजे आए, पूर्ण बहुमत के साथ आपने सरकार बनाई, उसके बाद जो है सीएम फेस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया आपने, 8 दिन का समय, और अब जो है मंत्रिमंडल के विस्तार में भी अच्छा खासा समय आपकी पार्टी द्वारा लिया जा रहा है, क्या वजह है? सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों, आपको मैं नमस्कार करता हूं। साथ ही प्रवक्ता भाई जावेद जी, नागेंद्र जी को नमस्कार। देखिए आत्ममंथन का ये समय चल रहा है। देखिए, चाहे हम बात करें कांग्रेस की, हम बात करें या भाजपा की बात करें, दोनों पार्टियों में बहुत अंतर है। इस प्रकार हमारे यहाँ आत्ममंथन होता है और उनके यहाँ अंतर कला होता है। तो हमारे यहाँ कभी ऐसी परिस्थिति निर्मित नहीं हुई है, क्योंकि हम लगातार अब बहुत अच्छे से अपना आत्ममंथन करते हैं। तो आत्ममंथन का दौर जारी है। और जो कांग्रेसी हम पर आरोप लगा रहे हैं कि अंतरकलह हो रहा है, अपने घर पर आप झांक कर देख लीजिए। जिस प्रकार हार के बाद लगातार एक से एक इनके, चाहे वो संगठन के व्यक्ति हो चाहे इनके पूर्व विधायक हो, जिस प्रकार अपने संगठन, अपने शीर्ष नेतृत्व पर प्रश्न उठा रहे, निश्चित रूप से प्रमाणित होता है कि इनके यहाँ अंतरकलह की पराकाष्ठा चरम सीमा पर हमको देखने को मिल रही है। चाहे मैं शुक्ला जी की बात करूं या इनके चन्नीलाल साहू पूरे प्रदेश के उपाध्यक्ष की बात करूं, या विनय जायसवाल की बात करूं, बृहस्पति सिंह की बात करूं, टी.एस. सिधे जी की बात करूं, लगातार प्रत्येक व्यक्ति ने शीर्ष नेतृत्व पर प्रश्न उठाया और तो यह कह दिया कि दिल्ली की शीर्ष नेता, कांग्रेस की जो नेता है, वो छत्तीसगढ़ में आयाशी करते हैं। तो ये आके यहाँ स्थिति है। मैं इनको चुनौती देता हूं कि आप हमारे मंत्रिमंडल हो, चाहे किसी कार्यकर्ता के मुख से ये बयान सुन लीजिए, आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे यहाँ का सामान्य कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, देखिए उसकी एक ही भाव रहता है कि इस महतारी, इस राष्ट्र की सेवा की भावना। देखिए, इनको सत्ता मिली थी कि इन्होंने सत्ता जो प्राप्त की थी छूटे जन घोषणा पत्र के माध्यम से प्राप्त की थी। हम जो है प्रतिबद्ध है अपने प्रत्येक दावे के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने जो दावे किए हैं उसको हमको पूरा करना है। इसलिए मंथन का दौर हो रहा है और आने वाले, चाहे मैं आज बात करूं या कुछ दिनों में, शीघ्र हमारा मंत्रिमंडल तय हो जाएगा। बिल्कुल प्रवीण जी, अगर हम बात करें मंत्रिमंडल की, तो क्या लगता है इस बार किन चेहरों को मौका दिया जाएगा? क्योंकि इस बार असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। कई ज़्यादा मजबूत लीडरशिप भी आपके पास, कई सारे ऐसे नेता हैं जो कई सालों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो वही युवा नेतृत्व भी जो है बढ़ चढ़कर इस बार मंत्रिमंडल में, और युवा नेतृत्व ने भी इस बार जो अच्छे खासे तौर पर हम कह सकते हैं कि चुनाव लड़ा। तो किसे इंपॉर्टेंस दी जाएगी इस बार?
देखिए, आपने एक शब्द का उपयोग किया असमंजस। मैं आपको पूर्ण विनम्रता के साथ थोड़ा मना करूंगा कि असमंजस नहीं, हमारे आत्ममंथन चल रहा है और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अनुभव के नेत्र भी होंगे और उत्साह के चरण भी होंगे। इसका मतलब नए जो हमारे विधायक चुनकर आए, नवनिर्वाचित विधायक वो भी रहेंगे और साथ में जो पुराने विधायक का जो अनुभव हमको मिलता आ रहा है, सभी का हमको जो समावेश देखने को मिलेगा। लेकिन अधिकृत रूप से जब तक घोषणा नहीं होती, मैं नहीं कह सकता कि मंत्रिमंडल में कौन रहेगा। लेकिन ठीक है। देखिए, मैं इतना जानूंगा कि देखिए, चेहरा कोई भी हो, सबका एक ही भाव रहेगा इस महतारी की सेवा करने का। ठीक है, नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नागेंद्र जी आदि टीवी में। नागेंद्र जी, लगातार जो है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही है, समय यहाँ पर पार्टी जो अच्छा खासा ले रही है, आत्ममंथन जो है, अभी प्रवीण जी ने कहा कि आत्ममंथन हम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बार किस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार हमें देखने को मिलेगा? और इस बार क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा समय ले रही है और नेतृत्व की यहाँ पर कमी नहीं है, तो कैसे आप देखते हैं कि किस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार छत्तीसगढ़ में हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि 15 साल की सत्ता के बाद 5 साल उन्होंने कांग्रेस को अवसर जनता ने जब दिया, इसके बाद दोबारा अब बीजेपी आई है और एक एजेंडे में काम कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से अभी विकास की बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस बार राज्यों में भी जो मंत्रियों को जो प्रभार मिलेगा, जो नए चेहरे हो सकते हैं, वो सामने आ सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो पुराने चेहरे हैं, मंझे हुए जो पुराने लोग हैं, जिनके पास अनुभव है, उनको भी उपेक्षा तो नहीं की जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हें अवसर मिल भी सकता है या फिर उन्हें अहम पदों पे रखा जा सकता है। जी, नागेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क, चलिए नागेंद्र जी से संपर्क यहाँ पर हो गया है। नागेंद्र जी, जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है मंत्रिमंडल में कितना जातिगत समीकरण हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार बीजेपी रणनीति के तहत ही काम कर रही है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के फेस भी जो है जातिगत समीकरण को ध्यान में रख के ही किए गए हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें मंत्रिमंडल की, तो कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर जातिगत समीकरण का हमें देखने को मिलेगा? जी, मुझे लगता है कि हर दृष्टिकोण से ये इस पे विचार मंथन जो हो रहा है, जिस पर देर लग रही है, स्वाभाविक रूप से ये कारण यही बन रहा है कि उन्हें हर तरीके से सोच विचार पार्टी कर रही है। वो किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग को असंतुष्ट नहीं करना चाहती। बिल्कुल, ठीक है। अब ये तो देखने वाली बात होगी। नागेंद्र जी, प्रवीण जी, महिलाओं पर अच्छा खासा फोकस रहा आपका इस बार चुनाव में और महिला वोटर्स भी जो है छत्तीसगढ़ में ज़्यादा संख्या में है। तो इस बार क्योंकि जो है महिलाओं पर फोकस है, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, तो महिलाओं की क्या भूमिका रह सकती है मंत्रिमंडल में? जी, परंपरा में जो है महिलाओं का बहुत बड़ा महत्व रहता है। हमारे यहाँ नारी को हम देवी का स्वरूप मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी स्वरूप को लेकर आगे बढ़ती आई है। जिस प्रकार पूरे देश ने देखा कि लगभग 60 से 70 वर्ष तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, कभी भी महिला आरक्षण के संबंध में कोई काम नहीं किया। ये तो मोदी जी का नेतृत्व है कि जिस प्रकार महिलाओं के आरक्षण की बात की, और देखिए धीरे धीरे वो प्रत्येक राज्य में भी लागू होगा जब उसका समय सीमा पर आएगी। तो देखिए, चाहे हम यहाँ की बात करें या कहीं और की बात करिए, इस प्रकार महिलाओं की भागीदारी इस चुनाव में रही है। निश्चित रूप से उनको जो उचित स्थान दिया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ तो नारी की पूजा होती है। जिस प्रकार कांग्रेस कार्यकाल में आप देख सकते हैं कि जो नारी विधायक थी, चाहे नेता योगेश शर्मा की बात करूं या श्रीमती छन्नी साहू की बात करूं, जिस प्रकार उनका अपमान होता है, छन्नी साहू के ऊपर चाकू से हमला होता है, इस प्रकार की गतिविधि चाहे वो विधायक हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो या किसी बालिका या महिला के साथ बिल्कुल नहीं होगा। मंत्रिमंडल में भी निश्चित रूप से जो सही स्थान उनको दिया जाएगा। जी प्रवीण जी, रेणुका सिंह एक बड़ा चेहरा बीजेपी का, और इस बार क्योंकि मुख्यमंत्री की भी दावेदार रही थी वो, और क्योंकि महिला आरक्षण बिल की आप बात करते हैं, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए आपकी पार्टी बात करती है, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भी ये उम्मीद लगाई थी कि आप कहीं ना कहीं उन्हें मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री के पद से नहीं नवाजा गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में उन्हें मंत्रिमंडल में कोई बड़ा पद मिल सकता है? देखिए, बहुत सारे प्रश्न जो है समय के गर्मी में छुपे हुए, सही समय आने दीजिए, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। देखिए,
मैंने आपको पहले ही कहा कि देखिए मंत्रिमंडल में आवश्यक नहीं कि कोई प्रत्येक चेहरा हो, हमारे यहाँ प्रत्येक भारतीय जनता का पार्टी का कार्यकर्ता ही चेहरा है। देखिए हमारे यहाँ ये परंपरा रहती है कि जिसको भी दायित्व मिलेगा उस दायित्व का निर्वहन इस राष्ट्र की भावना से करेगा, तो चेहरे कोई भी हो, भाव एक ही इस महतारी की सेवा करने का। ठीक है, चलिए हमारे साथ हमारे कांग्रेस के साथी जावेद जी जुड़ चुके हैं। जावेद जी, लगातार आप गुटबाजी के आरोप लगा रहे हैं। अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि कोई गुटबाजी नहीं है, आत्म मंथन के लिए वो समय ले रहे हैं और आने वाले समय में एक अच्छे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा छत्तीसगढ़ में। नमस्कार स्मिता जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, यह वही भारतीय जनता पार्टी है जब चुनाव लड़ रही थी तो यह जनता के बीच में जाकर के यह कहती थी कि 1 घंटे में मुख्यमंत्री तय हो जाएगा, 2 घंटे में मंत्रिमंडल तय हो जाएगा और तीसरे घंटे में मोदी जी की गारंटियां लागू हो जाएंगी। आज आप देखेंगे 7 दिन इन्हें मुख्यमंत्री तय करने में लगा और अभी तक इनके मंत्रिमंडल का आता पता नहीं है, जबकि आज विधानसभा सत्र शुरू हो चुका। ठीक है, हम इनसे सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज प्रदेश की जनता इनसे पूछ रही है कि जो चुनाव के समय में जो इन्होंने वादे किए थे, चाहे वो महतारी वंदन योजना हो, चाहे वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे वो उसके अलावा जितनी भी इनकी गारंटियां हो, उन गारंटियों को 3100 रुपए धान की बात हो, या दिसंबर महीने से लागू करने की बात इन्होंने कहा था। आज जब तक कि मंत्रिमंडल तय नहीं हुआ है तो आप मुझे बताइए कि किस तरह से ये गारंटी लागू होगी, किस तरह से विभाग कार्य करेंगे, किस तरह से मंत्रालय कार्य करेगा। और दूसरा, अभी मैं प्रवीण साहू जी को सुन रहा था, महिलाओं को लेकर के वो बात कर रहे थे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान को लेकर के बात करती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, इतना दिल को सुकून मिलता है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन अगर आप धरातल में देखेंगे तो बृजभूषण सिंह जैसे लोग भी नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी में। अभी कुछ दिन पहले इनका एक विधायक, जिसको अभी 25 साल की सजा हुई है, नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार करता है। तो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और बेटी को इनसे बचाने की नौबत क्यों आ जाती है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। ठीक है प्रवीण जी, गारंटीज, मोदी की गारंटीज पर इस बार का चुनाव जो है लड़ा गया, जीते भी आप बहुमत से। जावेद जी के सवाल आपने सुने, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि प्रत्येक वादे के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। देखिए, हमने कहा था कि जैसे ही हमारे कैबिनेट का पहला मंत्रिमंडल का बैठक होगा, हम लोगों को आवाज देंगे। और देखिए, जैसे ही पहला मंत्रिमंडल का बैठक होता है, 18 लाख से अधिक जो आवास है वो स्वीकृत कर दिए जाते हैं। देखिए, इनकी मानसिकता ये है कि जिस भी योजना में प्रधानमंत्री का नाम हो, उस योजना को क्रियान्वित नहीं होने देंगे। जिस प्रकार इनकी यही मानसिकता के चलते 18 लाख लोगों को आवास नहीं मिला और इनके पूर्व डिप्टी सीएम आदरणीय टी.एस. थेदे जी ने अपने त्याग पत्र में कहा था कि सरकार की नाकामी के चलते 8 लाख लोगों को घर नहीं बना था। तो जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता स्वयं स्वीकार करते हैं कि आपसे गुटबाजी के चलते लोगों को हित नहीं हुआ, वो किस प्रकार हम पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमने जो वादा किया था उसके लिए प्रतिबद्ध है और वादे की जो जिस प्रकार जो प्रतिबद्धता है ये पहले बैठक से दिख रही है। आवास की बात करूं, चाहे महतारी वंदन योजना की बात करूं, या जितने भी योजना है, प्रत्येक योजना को धरातल पर हम अमली जामा पहनाएंगे। इनकी तरह नहीं कि जिस प्रकार आपने कहा था कि 10 लाख बेरोजगार युवाओं को आप बेरोजगारी भत्ता दे पाओगे, बेरोजगारी भत्ता तो प्रवीण जी, 2018 के चुनाव में रमन सिंह ने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है प्रदेश में तो कोई भी ऐसा नेता जिस पर कोई आपराधिक केस दर्ज हो, मुकदमा दर्ज हो, उसे मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब 2023 में भी रमन सिंह की ये बात साबित होगी? ऐसा कोई नेता जिस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, उसे मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी? निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल लागू होगी। लेकिन देखिए, केस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिस प्रकार कांग्रेस कार्यकाल में हमारे प्रत्येक कार्यकर्ताओं पर झूठा केस बढ़ा गया। देखिए, जिस केस का धरातल पर कोई सत्यता नहीं थी, उस पर देखिए, उस पर आरोपी होना अलग बात है। लेकिन जो वास्तविकता की हम बात करें तो देखिए, चाहे मैं कांग्रेस के नेताओं की बात करूं, सबने देखा कि किसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। जिस प्रकार इनका एक युवा कांग्रेस नेता अपने ही
पार्टी की महिला कार्यकर्ता बदसलूकी करते पकड़ा जाता है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आपने जावेद जी बहुत अच्छा किया कि हमारे भाजपा के पूर्व विधायक की चर्चा की। देखिए, जो भी गलत काम करेगा उसको न्याय संगत जो है सजा मिलेगी, तो हम स्वीकार करते न्यायालय के विषय को। लेकिन आपके इतना साहस नहीं है कि आप न्याय संगत विषय को आप स्वीकार करें। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि किसे जगह मिलती है, किसे नहीं। जावेद जी, कांग्रेस अपने आप का स्टैंड कहां रखती है छत्तीसगढ़ में? देखिए, आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी है और बीजेपी का संगठन मजबूत है, इसलिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बीजेपी इस बार चुनाव जीती भी। गुटबाजी कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में देखी जा रही थी, एकला चलो की नीति आपकी पार्टी में देखी जा रही थी। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अस्मिता जी, पहले तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं थी और कहीं कोई एकला चलो की राजनीति नहीं थी। जिस प्रकार से बयान सामने आया उससे तो हम यही कहेंगे जावेद जी, पूरी बात चुनाव हारने के बाद और उसके पहले भी। सुनिए, वो उनकी व्यक्तिगत बातें थी, स्वतंत्र। हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उन्होंने अपनी बात को रखी, जिस नेताजी ने भी रखी उसकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें नकारा नहीं। हमने 2018 में जितना वोट प्रतिशत लेकर के आया था, 5 साल कार्य करने के बाद भी आज भी हमारा वोट प्रतिशत उतना ही है। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर आप बात करेंगे हमारा स्टैंड क्या है, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें 35 सीटों पर रखा है। 35 सीटों विपक्ष में एक मजबूत भूमिका में है और देश को उस गारंटी की हम बात करेंगे जिससे जनता ने आपको निर्देश देते दायित्व दिया, लेकिन आप क्या हो, जब पार्टी का कद्दावर नेता है, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, चाहे बृहस्पति सिंह की बात करो, विनय की बात करो। आप सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए, आपका समय बिल्कुल बोलिएगा। भरे आपके मीडिया के सामने ने स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी में पैसे का बोलबाला है, कार्यकर्ता की कोई पूछ फर्क नहीं है। आपने कहा कि आपके 2018 की तुलना में 23 में वोट शेयर में वृद्धि जो है नहीं हुई है। आपने कहा कि यथावत है। मैं पूछता हूं, यदि आपने धरातल पर काम किया है तो आपका वोट शेयर क्यों नहीं बढ़ा? जो आप कहते थे कि गौठान योजना में आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जनता ने देखा किसी भी योजना में कोई काम नहीं किया। गौठान घोटाला आपने किया, गोबर घोटाला। अगर हमारा वोट शेयर बराबर है तो इसका मतलब ये भी है कि 5 साल काम करने के बाद में हमारे को जिन्होंने वोट किया था उनके मन में आज आपके कई कद्दावर नेता आ रहे हैं जावेद जी, पार्टी में गुटबाजी के ही चलते, जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला और टीएस सिंहदेव की नाराजगी। मध्य प्रदेश में भी इनके बहुत सारे कद्दावर नेता आ रहे हैं, 10-10 मंत्री आ रहे हैं। ठीक है, हम बात तो छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं ना, तो छत्तीसगढ़ तक ही सीमित रहे। नहीं, अगर बात हो रही है तो पूरा जगह की बात होगी। आपको नहीं लगता कि गुटबाजी के चलते आपकी पार्टी के नेता हारे हैं? पार का नारा देने वाले 35 तक पार नहीं कर पाए, क्योंकि आप क्या। ठीक है, नागेंद्र जी का मैं रुख करना चाहूंगी। नागेंद्र जी, दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना, अब आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। क्या लगता है आपको, पार्टी के सामने क्या कुछ चुनौतियां मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान आ सकती है? जिस तरीके से बीजेपी का इसकी संगठन में एकता है, जिस तरीके से उनका कार्य प्रणाली है, मुझे लगता है ऐसी कोई दिक्कत उनके अंदर नहीं है। वो तो एक योजना में ये काम करते हैं और पूरे तरीके से मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए ये सब मंथन चल रहा है। तमाम चीजों को लेके एक प्रतिपक्ष में पहुंच गई कांग्रेस को, उनके आंतरिक मामले में इस तरीके की टिप्पणी तो मुझे लगता है ना करके ये करना चाहिए कि हम आगे लोकसभा में किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जनता का आशीर्वाद कैसे ले सकते हैं, इस पे केंद्रित होना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि विकास की जो बातें हो रही है उसको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जा सके, इसको लेके मंथन हो रहा है और इसमें कैसे किन चेहरों को हम मंत्रिमंडल में ला सकते हैं, इस तरीके के विचार जो है वो बीजेपी कर रही है। जी चलिए, मैं प्रवीण जी का रुख करना चाहूंगी। प्रवीण जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। 3 दर्जन से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल में आने के लिए दावेदार है। लिमिटेड हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्राइटेरिया है, 7 चेहरों पर मुहर लगनी है। ऐसे में किस प्रकार से एडजस्टमेंट होगा? जो विधायक मंत्रिमंडल में नहीं आ पाए उन्हें कैसे संगठन में आप एडजस्ट करेंगे और क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी?
देखिए, एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो या धरातल पर काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता को मालूम है कि उसके मन में राष्ट्र हित का भाव है। मैंने आपको पहले ही कहा कि दायित्व मिले तो अच्छा, दायित्व ना भी मिले तो भी देखिए राष्ट्र हित में काम करेगा। तो एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं है, राष्ट्र करेगा। सेवक ठीक है जावेद जी, सुन लेंगे उन्हें, फिर आपसे जवाब भी लेंगे। पहले सुन तो ले कि किस प्रकार से जो इनकी रणनीति होगी। राज्य को बनाया, हम ही सवारेंगे। पिछले 5 साल में जो विकास की गाथा को रोकने के लिए काम किया था, उस गाथा को पुनः हम शुरू करेंगे और विकासशील छत्तीसगढ़ को, विकसित छत्तीसगढ़ हम बनाएंगे। चाहे मैं पहले की बात करूं तो ट्रिपल आईटी, IIT, एम्स जैसे हमने लाए थे, 84 नर्सिंग कॉलेज जैसे हमने खोला था। इस प्रकार की विकास की गाथा दोबारा शुरू होने वाली है। और देखिए, जब धरातल पर मैं घूमता हूं तो प्रत्येक आमजन छत्तीसगढ़ कहता है कि पिछले 5 साल में कोई विकास का काम नहीं हुआ था, और उनको पूर्ण विश्वास और खुशी की लहर के साथ कहते हैं कि इस 5 साल और आने वाले जब भी भाजपा की सरकार रहेगी, विकास की गाथा गढ़ी जाएगी। इसके लिए प्रसन्न है और बहुत खुश है कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। ठीक है जावेद जी, अब आप अपनी बात रखिए, क्या कह रहे थे आप? देखिए, ये बोल रहे थे ना, राष्ट्र हित की भावना है लोगों के अंदर में, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर राष्ट्र हित की भावना नहीं है। इनके अंदर में तानाशाह का डर है। जिस तरह से आज दो किस आधार पर आप कह सकते हैं सब? अच्छा, राहुल चुनाव तो बहुमत के साथ जीते हैं वो। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चुनाव बहुमत के साथ जीते हैं, लेकिन जिस तरह से LK आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को ठिकाने लगाया गया। जावेद जी, बेहतर है कि आगामी चुनाव की तैयारी करे कांग्रेस पार्टी। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से कुछ हासिल होना नहीं है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, उन्हीं का विकास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस राष्ट्र आपको मौका दिया था 5 साल का, आपने अगर काम किया, आपने अगर शांति सौहार्द लाया छत्तीसगढ़ में, तो जनता ने क्यों नकारा आपको? देखिए, हम काम करके हार गए, वो बदनाम करके जीत गए। आज जिन जिन विषयों पर यानी छत्तीसगढ़ की जनता को यही नहीं मालूम कि किसने काम किया है, किसने नहीं किया। कर रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द आपने बिगाड़ा, यही तो काम किया है आपने। या तो आप भारतीय जनता पार्टी घटना होता है। चलिए ठीक है प्रवीण जी, जावेद जी, अब ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि कौन से नेता को मंत्रिमंडल में क्या पद मिलता है और छत्तीसगढ़ में कितना विकास होता है, ये तो समय ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर लगातार जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। जहां एक और बीजेपी जो है समय ले रही है और इसे आत्ममंथन कह रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में भयंकर गुटबाजी देखने को मिल रही है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस नेता को कौन सा पद देना है। अब आने वाले समय में देखना खास ये होगा कि कौन जो है मंत्रिमंडल में शामिल होगा, किस विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है और किस पद से उसे नवाजा जाता है, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।